गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस में। आज हम बीए पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर भौतिक भूगोल के टॉपिक पर्वत निर्माण के सिद्धांत पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर में पर्वत निर्माण के सिद्धांतों में 3 मुख्य सिद्धांत दिए गए हैं। एक जोली का, दूसरा कोबर और तीसरा है होम्स। आज हम सबसे पहले जोली के रेडियो एक्टिव सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। जोली का रेडियो एक्टिव सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। जोली ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1925 में किया था। इनका सिद्धांत रेडियो एक्टिव सिद्धांत, तापीय चक्र सिद्धांत और पृथ्वी के धरातल का इतिहास इन नामों से जाना जाता है। जोली ने सबसे पहले अपने सिद्धांत में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का उल्लेख किया। उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी का आंतरिक भाग किस प्रकार से बना है। उन्होंने महासागरीय और महाद्वीपीय भाग इन दोनों के बारे में बताया कि ये किस प्रकार के पदार्थों से बने हैं। महाद्वीपीय भागों को जोली ने हल्के पदार्थ सियाल से बना होना बताया, जिसका घनत्व लगभग 2.67 GCm-3 है। महासागरों की तली को जोली ने भारी पदार्थों यानी साइमा से बना हुआ बताया, जिसका घनत्व 3.00 GCm-3 है। इस प्रकार से क्रस्ट यानी पृथ्वी की ऊपरी भूपरपट्टी सियाल से बनी है और अधः स्तर यानी सब स्ट्रेटम जो है वो साइमा का बना है। आप सभी को पता होगा स्टूडेंट्स, हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर बात की थी, जिसमें वैज्ञानिक स्वेस द्वारा पृथ्वी का वर्गीकरण दिया गया, आंतरिक संरचना का वर्गीकरण, जिसमें उन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में विभाजित किया था। ऊपरी भाग को सियाल कहा, मध्य भाग को साइमा और आंतरिक भाग को, कोर भाग को उन्होंने नीफे कहा। इसी को आधार मानकर जोली ने भी अपने सिद्धांत में इस वर्गीकरण का प्रयोग किया है। जैसा कि जोली बता रहे हैं कि पृथ्वी का ऊपरी भाग जो है वो सियाल से निर्मित है, यानी हल्के पदार्थों से बना है, जबकि जो आंतरिक भाग है वो साइमा से निर्मित है। ऊपरी भाग जो है उसकी मोटाई सर्वत्र यानी सभी जगह एक जैसी नहीं है। कहीं पर ये मोटा है, कहीं पर पतला है। जैसे कि पर्वतों के नीचे ये मोटा भाग पाया जाता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में ये अपेक्षाकृत पतला पाया जाता है। जो ऊपर का भूपरपट्टी है उसकी मोटाई मैदानी क्षेत्रों में कम है अपेक्षाकृत पर्वतीय क्षेत्रों के, और जो महासागरीय तली है वहाँ पर जो भूपरपट्टी है उसकी मोटाई ना के बराबर है। अब जो जोली हैं वो कहते हैं कि जो सियाल का विस्तार है वो महासागरीय जो तली है उसमें नहीं के बराबर है। पृथ्वी की
जो चट्टानें हैं उनमें रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। अब ये जो पदार्थ हैं इनके विघटन होने से और वियोजन होने से ऊष्मा बनती है, ऊष्मा का निर्माण होता है। अब ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है इनका वितरण पृथ्वी में समान रूप से नहीं है। महाद्वीपीय जो भाग है इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि महासागरों की तली जो है यानी महासागरों के नीचे का जो पार्ट है, अधः स्तर जो है, सबस्ट्रेटम, उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ अपेक्षाकृत कम पाए जाते हैं। महाद्वीपों का जो ऊपरी भाग है जो कि सियाल से निर्मित है, इस पे क्या होता है कि विकिरण यानी रेडिएशन के द्वारा ताप का ह्रास होता है, ताप में कमी आती है। अभी हमने पढ़ा कि रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसके विघटन और वियोजन से क्या होता है, ऊष्मा का निर्माण होता है। तो इस ऊष्मा का निर्माण जैसे जोली कह रहे हैं कि महाद्वीपीय भाग में रेडियो एक्टिव पदार्थों की अधिकता है। अब इस भाग में क्या होता है, रेडिएशन यानी विकिरण के द्वारा रेडियो एक्टिव पदार्थों जो जनित ऊर्जा है, जो उससे ऊर्जा प्राप्त हो रही है या ऊष्मा प्राप्त हो रही है, वो क्या हो रही है, विकिरण के द्वारा उसका ह्रास हो रहा है। फिर इससे क्या होता है कि रेडियो एक्टिव पदार्थों से जो उत्पन्न ऊष्मा है उसके होते हुए भी उसका संचयन नहीं हो पाता, वो इकट्ठा नहीं हो पाती, ये पुनः क्या होती है, आकाश में चली जाती है। जैसे ही ऊष्मा का निर्माण होता है वैसे ही वो अंतरिक्ष में चली जाती है। जोली ने गणितीय परिकलन पर यानी कैलकुलेशन के आधार पर ये बताया कि सियाल का जो निचला भाग है, ये सियाल है ऊपरी भाग, ये पार्ट जो है वो सियाल है, और इसका जो निचला भाग है ये तो हो गया अपना नीफे कोर भाग जो है, और ये बीच का जो मध्यवर्ती भाग है जिसे साइमा कहा है, इसमें तापमान जो है वो 1050 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सीमा यानी जो अधः स्तर है, सबस्ट्रेटम जो है, इससे सियाल में ऊष्मा का चलन नहीं हो पाता, यानी यहाँ जो ऊष्मा जो बन रही है, ऊष्मा जो उत्पन्न हो रही है वो ऊपरी भाग में नहीं जा पाती। अब इसी आधार पर अधः स्तर यानी सीमा के ऊपरी भाग का तापमान भी 1050 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो महासागरों की जो तली है उसके जो नीचे जो सीमा का जो पार्ट है उस भाग में ऊष्मा का जो परिचलन होता है, ऊष्मा का परिचलन से क्या होता है कि सागरीय जल में ह्रास हो जाता है। जो ऊपरी पार्ट जो है, जो ये साइमा है, वहाँ पर जिस भाग में महासागरीय तली है, साइमा के जिस भाग पर ऊपरी पार्ट पर महासागरीय भाग है, वहाँ पर क्या होता है कि सागरीय जल के कारण क्या होता है, जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थों से ऊष्मा का निर्माण हो रहा है वो महासागरीय जल के द्वारा उसका ह्रास हो जाता है। फिर लेकिन जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं, गहराई में जाते हैं या दूसरे पार्ट में जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, ऊष्मा का संचयन हो रहा है, ऊष्मा इकट्ठी हो रही है वहाँ पर, जिसके कारण क्या होता है, ताप बढ़ता है। और इस भाग में क्या होता है, जो रेडियो सक्रिय जो पदार्थ हैं उससे जो
उत्पन्न ऊष्मा है उसके द्वारा तापमान, जो ऊष्मा जो बनी है उसके द्वारा तापमान इतना अधिक हो जाता है कि जो अधस्तर यानी जो सबस्ट्रेटम है उसकी जो बेसाल्ट है वो अपने गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाती है। जोली क्या बताते हैं कि जो साइमा है उसका जो तापमान है वो 1050 डिग्री सेल्सियस है। अब ये बोलते हैं कि ये जो पार्ट है, जो साइमा का जो पार्ट है, ये ऊपरी भाग तो सियाल हो गया, जो मध्य भाग है उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं और इन रेडियो एक्टिव पदार्थों से क्या होता है, ऊष्मा का संचयन होता है। अब यूं तो जो सियाल का जो साइमा का जो तापमान है वो 1050 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन रेडियो एक्टिव पदार्थों से जो ऊष्मा प्राप्त हो रही है उसके संचयन से द्वारा क्या होता है कि धीरे धीरे तापमान बढ़ता है और 1150 डिग्री सेल्सियस यानी 1150 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। और ये 1150 डिग्री सेल्सियस जो अधः स्तर है, जो सब स्ट्रेटम है, उसका क्या है, उसका गलनांक बिंदु है। तो वो अपने गलनांक बिंदु तक पहुंच जाती है 100 से लगभग 100 सालों से 100 साल के टाइम पीरियड में। तो इसमें क्या होता है कि अब जो ये गलनांक बिंदु पर आ गई तो इससे जो ऊष्मा जनित हुई तो वो क्या है, गलनांक बिंदु पे आने पे बेसाल्ट क्या है, पिघल जाएगी। अब क्या होगा, पिघल जाएगा, अधः स्तर जो होगा वो पिघल जाएगा। तो जोली ये बोलता है कि जोली महोदय ये बोलते हैं कि गणितीय जो परिकलन इनके आधार पे ये बताते हैं कि ये जो ऊष्मा प्राप्त हुई है इसका जो संचयन हुआ है ये लगभग 3.3 से 5.6 करोड़ वर्ष के समय अंतराल में ये काम होता है। यानी ये इस ऊष्मा का संचयन होता है और बेसाल्ट अपने गलनांक बिंदु तक पहुंचती है और बेसाल्ट यानी ये जो अधः स्तर है वो पिघलता है। अब जब अधः स्तर पिघल रहा है तो क्या होता है, उसमें पृथ्वी की जो संरचना है इसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। अब वो चेंजेस किस प्रकार से आते हैं आइए हम बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जोली महोदय कहते हैं कि जब अधः स्तर पिघलती है तो ये जो काल है ये सागरीय अतिक्रमण का काल है। सागरीय अतिक्रमण, पीरियड ऑफ ट्रांजिशनल सी। इसमें क्या होता है कि सर्वप्रथम अधः स्तर के पिघलने से सीमा में विस्तार से क्या होता है, ग्लोब का जो व्यास होता है, भाई सीमा पिघल गई है तो इसमें क्या होगा कि ग्लोब का जो व्यास है उसमें विस्तार होता है, वो फैलता है। फिर जो महाद्वीपीय जो भाग है वो पृथ्वी के केंद्र से ऊपर उठ जाते हैं। तीसरा, पिघलने के बाद सीमा का घनत्व और भी कम हो जाता है। जो साइमा पार्ट है वो और भी मतलब उसका जो घनत्व है वो कम हो जाता है, जिसके कारण सियाल के हल्के भाग जो है उसके अंदर डूबने लगते हैं। भाई जो नीचे का पार्ट है उसका घनत्व कम हो गया है तो ऊपर का जो हल्के भाग हैं वो क्या करेंगे, उसके अंदर डूबने लग जाएंगे। अब चौथा क्या है कि महाद्वीपीय खंड, जो महाद्वीपीय भाग जो है उसके सीमा में डूबने के कारण क्या होता है
महासागरीय जल जो है वो महाद्वीपों का जो भाग है, जो भी स्थल भाग है, उसके ऊपर आने लगता है, उसके ऊपर अतिक्रमण करने लगता है। इससे क्या होता है कि महाद्वीपीय भाग जलमग्न हो जाता है, ठीक है, और तलछट यानी अवसादों का निक्षेप होने लगता है, अवसादों का निक्षेप होने लगता है। तो इस तरीके से क्या होता है, भूसन्नति का निर्माण होता है। फिर महासागरीय तली में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसमें यूं टेंशनल फोर्स की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इससे क्या होता है, टेंशनल फोर्स क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में। जैसे मान लीजिए ये एक चट्टानी पार्ट है और तो इसके अंदर क्या होगा कि इसमें टेंशनल फोर्स जब काम करेगा तो ये दोनों तरफ, एक तरफ इस भाग में, एक तरफ इस दिशा में खिसकेगा, तो इसमें बीच में दरार पड़ जाएगी। तो क्या होगा, टेंशनल जो महासागरीय तली में क्या हो रही है, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो इससे क्या होगा, उसमें फटने की और दरारों का निर्माण होगा, जिससे महासागरीय द्वीपों का निर्माण होगा। क्योंकि जो अंदर की जो पिघली हुई बेसाल्ट है, जब मान लीजिए देखिए जैसे ये महासागरीय तली है, अब इसके अंदर एक मान लीजिए ये महासागरीय तली है, अब इसके अंदर टेंशनल फोर्स काम कर रहा है। तो ये क्या है, एक इस भाग में और एक इस भाग में, दोनों ओर जाएगा। तो इसमें क्या होगा, दरार उत्पन्न हुई यहाँ से, और यहाँ से इस दरार से अंदर का जो पिघला हुआ बेसाल्ट है जो वो बाहर आएगी, ठीक है, और बाहर आके क्या होगी, ठोस होगी। अंदर की पिघली हुई बेसाल्ट है क्योंकि अंदर तापमान अधिक है। अब वो बेसाल्ट बाहर आई है तो वो उसे कम तापमान मिला तो वो क्या होगी, ठंडी होगी, और ठंडी होने के फलस्वरूप क्या होगा, सागरीय द्वीपों का निर्माण होगा। फिर दूसरा जो क्रिया है, मतलब दूसरा जो चेंज आता है, वो आता है सागरीय निवर्तन काल का, पीरियड ऑफ रिग्रेशनल सी। पहले तो क्या हुआ कि बेसाल्ट जो साइमा जो पार्ट है, जो अधः स्तर है, उसका तापमान अधिक होने से वो बेसाल्ट पिघल गई और वो ऊपर की ओर आई, पिघली हुई बेसाल्ट, ठीक है, और उसमें क्या हुआ, महाद्वीपीय भाग उसके अंदर डूबने लगे, उसके किनारों तक आ गए और तलछटीय निक्षेपण हुआ। अब क्या होता है कि अधः स्तर के पिघल जाने से क्या होता है, महाद्वीपीय भाग उस पर एक तरीके से तैरने लगा, और इसमें क्या है कि जो ये जो ज्वारीय बल लगा, उससे क्या हुआ, महाद्वीप जो है वो पश्चिम दिशा में प्रवाह करने लगे। ये जो मान लीजिए ये महाद्वीप है, ये पश्चिम दिशा में इसका प्रवाह होने लगा, खिसकने लगे पश्चिम की ओर। तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, अधः स्तर का तापमान धीरे धीरे घटने लगता है। पश्चिम दिशा में वो खिसक रहा है, एक तो ये काम हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे अधः स्तर का तापमान खिसक रहा है, ठीक है। तो फिर जिसके कारण क्या है, अधः स्तर जो पहले क्या था, पिघल गई थी, अब वो वापस पुनः क्या है, अपनी पहले वाली अवस्था में आने लग रहा है, पुनः क्या हो रहा है, ठोस हो रहा है। तो इससे इस जो भी क्रिया हुई, इससे क्या हुआ, उसका जो घनत्व था, जब वो पिघली तब क्या हुआ, उसका घनत्व घट गया, और वापस जब ठोस हुई तो उसका क्या हुआ, घनत्व बढ़कर पहले जैसा हो गया। अब ग्लोब की जो परिधि और जो व्यास जो पहले बढ़ गए थे, यानी जो अधः स्तर जो पिघला था वो बढ़ गया, वापस ठोस हुआ, तो जो पृथ्वी की परिधि और व्यास में जो वृद्धि हो गई थी, अब वो भी पुनः होने वापस अपनी स्थिति में आने लगती है, पहले वाली स्थिति में आने लगती है, तो उसमें कमी होने लगती है।
जो जिसके कारण क्या होता है, जो महाद्वीप जो है वो पुनः, जो हमने बोला कि क्या हुआ कि वो जो पश्चिम की ओर खिसक गए थे वो वापस अपनी स्थिति में अपने केंद्र की ओर आने लगते हैं। और जो महाद्वीप अब हैं, जो वापस जो सागरीय क्या है, ये हम कौन सा पढ़ रहे हैं, सागरीय निवर्तन का काल। तो इसमें क्या है कि सागरीय जल है जो उसका वापस निवर्तन हो रहा है, यानी महाद्वीपीय भाग जो है वो वापस पानी से ऊपर उठ रहे हैं। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो भी स्थिति थी, तरल अवस्था जो थी, इसमें जो महाद्वीपीय भाग जो था वो क्या था, सागर का महाद्वीपीय भाग पर जो भी सागर आ गया था, यानी जल आ गया था, वो वापस उसका निवर्तन हो रहा है, वो वापस अपनी स्थिति में, पुनः वाली स्थिति में जा रहा है। तो सागरीय तली जो है उसका क्या होता है, सर्वाधिक संकुचन होता है, वो वापस सिकुड़ती है। तो इस तरह दो सिकुड़ते हुए महासागरीय तली, यानी अगर दो सिकुड़ते हुए क्या है, महासागरीय भाग है वो सिकुड़ रहे हैं, तो इसके बीच क्या होगा, महाद्वीप के जो किनारे हैं उस पर दोनों ओर से दबाव पड़ रहा है। ठीक है, ये जैसे ये महासागरीय भाग है, ये भी महासागरीय भाग है, और बीच में महाद्वीपीय भाग है। तो ये भी सिकुड़ रही है इधर से, और ये भी सिकुड़ रही है, दोनों तरफ से एक तरीके से फोर्स लग रहा है। तो क्या होगा, उससे महाद्वीपीय भाग पर दबाव पड़ रहा है। तो जो भी महाद्वीपीय भाग में जिस पहले वाली अवस्था में जब अधः स्तर पिघल गई थी, उस वक्त क्या हुआ था, महाद्वीपीय भाग पर क्या हुआ था, सागरीय अतिक्रमण हुआ था। सागरीय अतिक्रमण के काल में जो भी इस पे तलछट का निक्षेप हुआ था, जो भी अवसादीकरण हुआ था, उस पे क्या होता है, दबाव पड़ता है, दोनों ओर से दबाव पड़ रहा है, और उसके अंदर वलन पड़ता है, वलन उत्पन्न होते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, उस पर निक्षेपित जो भी तलछट थी उस पर वलन पड़ने से क्या होगा, पर्वतों का निर्माण होगा, मोड़ उत्पन्न हो रहे हैं। वलन का अर्थ होता है मोड़, तो क्या हो रहा है, इस पर मोड़ उत्पन्न हो रहे हैं। तो अधः स्तर जो है उसके ठोस होते समय क्या होता है, ऊर्ध्वाधर गति होती है। क्या होती है, ऊर्ध्वाधर, यानी वर्टिकल। ये वर्टिकल इस प्रकार से खड़ा, ये खड़ा, और हॉरिजॉन्टल दिस वन, जिसके कारण क्या होता है, पर्वतों का ऊपर उठना, यानी ऊपर की ओर उसका पर्वतों का उत्थान होता है। फिर अब हम बात करें जोली के सिद्धांत में क्या कमियां पाई जाती हैं। जो इनका विचार जो है, एक जो ये जोली ने अपना सिद्धांत दिया है, एक ये एकदम मन गढ़ंत कहानी की तरह प्रतीत होता है। कैसे, देखिए, जो जोली बोलते हैं कि रेडियो सक्रिय जो पदार्थ हैं, जो ऐसे इसके जो ये हैं, ये ऐसे तथ्यों पर आधारित हैं जिसके विषय में हमें कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है। जो रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है, रेडियो एक्टिव जो भी पदार्थ हैं, उसके बारे में जो जोली इतना हमें बता रहे हैं, उनके बारे में हमें अभी तक कोई भी जानकारी, मतलब अभी तक हमें पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर बात आती है कि दो पर्वत निर्माण कालों में समान अवधि होनी चाहिए। भाई, जिस हिसाब से जोली ने बताया कि जो अधः स्तर है उसका तापमान 1050 डिग्री सेल्सियस है, और ये 3 से 5 करोड़ के साल के बीच जो है, मतलब 3 से 5 करोड़ साल जो अवधि है, इसके अंदर अधः स्तर में रेडियो एक्टिव पदार्थों से जो भी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, उनके विघटन और वियोजन से, तो उससे क्या हो रहा है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, उसका संचयन हो रहा है अधः स्तर में, और उस
उससे क्या होगा, उसका तापमान बढ़ जाएगा और वो 1150 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। तो इस आधार पर वो एक टाइम पीरियड बता रहे हैं। तो इसके हिसाब से जो दो पर्वत निर्माण काल हैं उनके बीच क्या होना चाहिए, समय एक जैसा होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। फिर जो जोली ने भूसन्नति के विषय में जो भी अपने तथ्य या कुछ भी जो उन्होंने विचार जो बताए हैं वो सभी एक कंफ्यूजिंग स्थिति उत्पन्न करते हैं। फिर जेफरीज ने गणितीय नियम लगाकर, गणितीय नियमों के आधार पर अधः स्तर एक बार अगर जेफरीज बोलते हैं कि अधः स्तर अगर एक बार पिघल गई तो वापस उसका पुनः क्या ठोस होना वो संभव नहीं है। जेफरीज महोदय के अनुसार ऐसा बताया गया है। तो ये कुछ जोली महोदय की सिद्धांत की कुछ कमियां थी। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा जोली महोदय का रेडियो एक्टिव सिद्धांत। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कोबर महोदय का पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत। धन्यवाद।